Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेक। At the stock market, Sensex climbs 418 points and Nifty adds 110 points to an all-time historical high. Rupee weakened 3 paise against the dollar. Union Cabinet approves government guarantee of up to 30,600 crore rupees to back security receipts issued by National Asset Reconstruction Company. And UNCTAD expects country's economy to grow at 6.7% in 2022. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, 418 अंक उछलकर सेंसेक्स अपने नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा। 110 अंक बढ़त के साथ निफ्टी भी नई ऊंचाई पर। दोनों सूचकांक ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचकर हुए बंद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जारी सुरक्षा प्राप्तियों के लिए 30,600 करोड़ रुपए तक की गारंटी वाले प्रस्ताव की मंजूरी दी और अंकटाड ने वर्ष 2022 में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7% रहने की संभावना जताई। घरेलू शेयर बाजार में लिवाली का सिलसिला आज भी जारी रहा और ऐतिहासिक नई ऊंचाई पर पहुंचकर दोनों प्रमुख सूचकांक इंडेक्स बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 418 अंक यानी 0.7% की बढ़त लेकर एक और नई ऊंचाई 59,141 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक यानी 0.6% बढ़कर अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर 17,630 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.5% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange advanced 418 points or 0.7% to end at a fresh record high of 59,141 today. The Nifty at the National Stock Exchange added 110 points or 0.6% to another historical high of 17,630 in the last two sessions. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index climbed 0.5% and the Small Cap Index gained 0.1%. Sectorally, on the BSE, the BankX was the leading gainer, climbing 2.1%. The Energy Index advanced 1.7%. The Finance Index and the FMCG Index rose 1.3% each. The Telecom Index added 1% and the Oil and Gas Index moved up 0.5%. Among the declining indices, the IT and Basic Material Index fell 0.7% each and the Tech and Metal Index slipped 0.6% each. नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 3 पैसे कमजोर हुआ, 73.52 के स्तर पर आ गया। हमारे साथ शेयर बाजार की खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामले और शेयर बाजार के देश के जाने माने विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। Warm welcome, Sharad. Namaskar, thank you so much and a very warm greetings to all the listeners. शरद जी, बाजार में लगातार तेजी है, ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुका है सेंसेक्स और निफ्टी भी। बाजार में आज की तेजी के पीछे मुख्य कारक क्या सब रहे? देखिए, बाजार को तो कोई बहाना चाहिए बढ़ने का और चलिए ये तो हो गई हल्की फुल्की बात, पर हम अगर देखें तो बाजार ने जो न्यूज ट्रिगर का हम बात कर रहे थे, पीछे कंसोलिडेशन चला काफी दिन तक, 4, 5, 6 दिन तक, और पिछले 1-2 दिनों से हमने देखा कि बाजार में फिर से चाल आई। तो बाजार एक ऐसे मकाम पे खड़ा हुआ था जहां पर उसको कुछ ट्रिगर चाहिए था। हालांकि ये कहने के साथ मैं ये अभी भी जोड़ना चाहूंगा कि बाजार ओवरबॉट कंडीशन में है। इस समय बाजार में जो खरीदारी है वो कुछ ज्यादा हुई है
और ऐसे मकाम पर जब बाजार पहुंचता है तो उसमें अमूमन देखा जाता है कि एक करेक्शन आती है, पर इसमें एक राइडर है। वो राइडर हमें सारे हमारे श्रोता इस बात को ध्यान से नोट करेंगे कि राइडर ये होता है कि अगर फंडामेंटली बाजार ओवरबॉट है और मान लीजिए करेक्शन ड्यू है, तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई न्यूज ऐसी आ जाती है तो वो न्यूज ओवर राइडिंग हो जाती है। और आज हमने देखा कि बाजार में ये चहल पहल थी, खासकर जो बैंकिंग के शेयर, फाइनेंस के शेयर थे, कि वित्त मंत्री महोदया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बैड बैंक जिसकी बात की जा रही थी, जिसको हम NARCL अब कह रहे हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो नई बनी है, इससे बैंकों की हालत सुधरेगी। बैंक क्यों पिछड़ रहे थे बाजार में? क्योंकि बैंकों में ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना की वजह से बहुत सारे NPAs नए देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कंपनीज ने हाथ खड़े कर दिए थे और शायद कंपनियों बैंकों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट, वो कमजोर हो जाएगी। और मैं समझता हूँ NACRL एक ऐसा कदम है जो कि बैंकों को एक तरह से सैनिटाइज करेगा। एक तो हम लोग हाथ को सैनिटाइज करते हैं ना, तो ये बैंकों को सैनिटाइज कर देगा कि उनके सारे जो बैड लोन्स हैं वो एक ही जगह चले जाएंगे। एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के पास SPV जिसको हम कहते हैं, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया है, जिसमें बैंक के सारे बैड लोन्स चले जाएंगे और उसके बाद बैंकों की बैलेंस शीट स्वस्थ हो जाएगी और ये स्वस्थ बैलेंस शीट एक स्वस्थ बैंकिंग को जन्म देगी। मुझे लग रहा है इसी आशा में, इसी उम्मीद में बैंक के शेयर्स ने आज बड़ी अच्छी छलांग मारी और ये छलांग सीधा निफ्टी को आज वहां लेके गई और बैंक निफ्टी को वहां लेके गई जहां हम आज उसको देख रहे हैं। पर मैं फिर भी इसको न्यूज ट्रिगर मानता हूं। फंडामेंटली इसका असर आने वाले कुछ महीनों में, शायद साल 2 साल में देखने को मिलेगा। पर मार्केट हम सब जानते हैं कि पहले ही मैटर को डिस्काउंट कर लेती है, आने वाली खबरों को पहले से अपने अंदर हजम कर लेती है, हजम करके रिएक्ट भी कर देती है। और यहां तक होता है कि जब वो खबर सचमुच में आती है, मतलब जब वो इंप्लीमेंट होती है, तो बाजार उस पर रिएक्ट नहीं करता। तो आम आदमी ये सोचता है कि आज यार खबर आई, आज तो मार्केट ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। पर वो लोग ये भूल जाते हैं कि जब वो खबर अनाउंस हुई थी तो मार्केट बहुत आगे का सोच के उसको पहले ही अपने अंदर हजम कर लेती है। तो ये मुख्य कारण था आज आपको जो तेजी देखने को मिली। Okay, Sharad, the Union Cabinet yesterday approved a telecom relief package to help maintain a 3 private player market, offering telcos the option of converting a part of their dues into government's equity now and some part after 4 years. How has that been news helped trigger the markets today? If you look at how the telecom index fared, then it added only 1% actually. Well, as I said, Rajesh, this corroborates with what I just said, because the news about the government lending a helping hand to the telecom industry was already floating around for the last 2 to 3 days, and the market had pretty much discounted. We saw the buoyancy in telecom shares over the last 2 to 3 days. So today or yesterday, when the scheme actually came up, when government announced 100% FDI in telecom, and the moratorium, the 4-year moratorium which was announced for payment of AGR and other dues and so on and so forth. So by that time, market had already sort of discounted that news, and the telecom shares had already risen by then. Also, the second reason why there was a lukewarm response to the news of telecom, that there'll be only 3 players, and incidentally, all the 3 players are sort of listed on the market, is that, governments lending a helping hand also sends the signals that there is something wrong with the industry, and we already know that one of those 3 players is already in deep debt. One of those players is in bad losses. I'm talking of the same player, and it has been pleading to the government that please save us, otherwise we will be defunct and we'll probably become insolvent and we'll have to close the company down. We are losing our subscribers every month because of the heavy debt that we are into, the AGR dues and so and so. So I think that also sends a message to the market, Rajesh, that something is not going well with the industry. So sometimes, the market also, it's like a double-edged sword. On one side, helping hand is good news. On the other side, the market feels that probably, this industry is not hunky-dory. So I think that is why, and another reason, Rajesh, why we saw slow action in telecom sector today was that the banking sector news was overriding. I think the news, it overshadowed everything else that was being said. And I think the markets were really excited with the asset reconstruction company being set up and so, because
the health of the banking sector is a matter of concern. And there is one more aspect, Rajesh, I would like to comment upon. Government lending a helping hand to the telecom sector also sent a positive message to the banking sector, because there were a lot of banks which have lent, like IndusInd Bank is one of those banks which has lent a lot of money to some of these telecom companies. And these banks were finding it hard to recover their money because of the financial position of these telecom companies was not very good. So I think the bank got the message that at least with the government lending a helping hand or government deferring the AGR payments and other dues, probably we'll be able to recover our dues swiftly. We'll be able to recover the dues more comprehensively. That was a double whammy for the banking sector, and we saw. So the banking sector sort of overshadowed the telecom sector, if I answer your question very precisely. शरद जी, यदि हम इसे आम लोगों की जुबान में समझना चाहें तो जो बैंकिंग क्षेत्र दो भाग हो गए, एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और दूसरा निजी क्षेत्र के बैंक। क्या आम निवेशकों के लिए ये दोनों प्रकार के बैंक आकर्षक बने रहेंगे इस फैसले के बाद, और दोनों में हम बढ़त देखेंगे, या इसका फायदा किसी यानी क्षेत्र विशेष को होगा? बैंकिंग और फाइनेंसिंग दोनों सेक्टर की बात को लेकर हम चलें तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर को आपने पहली बात पूछी कि बैंकिंग सेक्टर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, तो ज्यादा लाभ तो इसका सार्वजनिक क्षेत्र को मिलने वाला है, क्योंकि अगर हम वित्त मंत्री महोदया की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने करी उसको ध्यान से सुने तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चंद बैंक हैं पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में, जो कि प्रॉफिट में है। ज्यादातर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि उनके एनपीएज और उनको बार बार कैपिटलाइजेशन करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है ये जो आज NARCL का निर्णय आया है और जो घोषणा की गई है, इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पहले ज्यादा लाभ होगा। और हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि निजी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बैंक ऐसे नहीं है जिनकी की हालत खराब है। ज्यादातर निजी क्षेत्र के बैंक अच्छी हालत में, क्योंकि वो लोग लोन देते समय, एडवांस करते समय बहुत ध्यान रखते हैं, और वो रिलेटिवली नए भी हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बहुत पुराने हैं, इनका नेशनलाइजेशन आज से कई दशक पहले हुआ था। तो ये हालत जो इनकी बिगड़ी है, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये बहुत दिनों से लगातार बिगड़ती चली आ रही है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक तो रिलेटिवली स्पीकिंग नए हैं। तो मुझे लग रहा है इसका लाभ जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनको ज्यादा मिलेगा। हालांकि हम इस बात पे ध्यान दें कि जो NARCL बनी है उसका अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो 51% उसका जो शेयर है वो रहेगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास, 49% रहेगा प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स के पास। तो मुझे फिर भी नजर आ रहा है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ज्यादा लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि उसको सरकार को बार बार टैक्स पेयर का मनी उसमें डाल के उसको कैपिटलाइज करना पड़ जाता है। बार बार जब घाटे में जाते हैं तो हमें निवेशकों का, डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए, आम जनता का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए सरकार को उसको संभालना ही पड़ता है। तो मुझे लग रहा है इस बात से सरकार को बहुत चिंता थी, क्योंकि जब रिसोर्सेज की कमी हो पैंडेमिक के बाद, खासकर हमने देखा कि सरकार के पास एक फिस्कल क्रंच फील हो रहा था, दुनिया भर में फील हो रहा था, केवल भारत सरकार के पास नहीं, सारी दुनिया में ऐसा था। तो ऐसे में सरकार को लगा कि ये जो एनपीएस अगर मुख्य कारण है तो क्यों ना इन एनपीएस को एक अलग कंपनी के अंदर दे दिया जाए जो कि स्पेशलाइज करे उस रिकवरी के लिए। तो मुझे लग रहा है इन बातों को लेके शेयर मार्केट में काफी उत्साह था, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये उत्साह आने वाले 1-2 दिनों में बैंकिंग क्षेत्र में बना रहे, जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी न्यूज नहीं आती है। इस उत्साह को लेके निवेशकों में काफी एक्साइटमेंट है और काफी पॉजिटिव और काफी ऑप्टिमिस्टिक है। So does this mean, a very basic question, Sharad, that banks can now lend freely without fear of NPAs, or if NPA happens, it will be very easily be shifted to the new entity? Well, Rajesh, that's a very pertinent question, because the forming of NARCL does not mean that you have a license or you have a free hand to give away the loans and, oh, look, tomorrow somebody is sitting there to probably take away your bad loan. Well, that should not be the message which should be extracted out of the NARCL. I think the banks have to remain as much careful as they were before. In fact, now banks, if you have observed the functioning of the bank and if you speak to borrowers, if you speak to MSMEs, you will find that it is now tougher to take loans from them, because the banks do not very easily agree. They don't just throw away money to anyone and everyone. They are very careful. The due diligence process, the asset verification process, the securitization process
is done in a much more meticulous manner. It is no more phone banking as, the Prime Minister said some time ago. Okay. That phone banking days are gone. So therefore the banks are very careful. And I think no bank wants to land in a situation, Rajesh, where tomorrow they have to face an NPA. So therefore I feel that this will definitely not make any bank feel lax, that they can probably take liberty because there is a bad bank. So tomorrow something happens, we just kick off our asset to the bad bank and let them do the recovery. No, I don't think that is the intention. The intention is to remain as much careful. If at all something happens, probably this bad bank would be there, because this bad bank, we must remember, and our listeners must know what this bad bank is all about. This is about a specialized bank which is an expert in recovering money where it cannot be recovered. It doesn't mean that there is some muscle power being used, unlike where you have private lenders trying to use muscle power to recover money. These are specialized experts who would know how to recover money if your business has gone dead, if you are declared insolvent, if you've got nothing to repay, We've got it, and so on and so forth. Okay. Thank you so much, Sharad, for being with us and throwing light on the various issues pertaining to the market Pleasure. today. Thank you so much. That was Sharad Kohli, market expert, with us. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई बाजार पर, जहां कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही है सिंगापुर को छोड़कर। चीन में प्रॉपर्टी संकट का असर क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी पड़ सकता है, इसकी आशंका आज एशियाई निवेशकों के बीच देखी गई। एशिया के प्रमुख बाजारों में बिकवाली ही हावी रही। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.3% घाटे में रहा। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.6% नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.7% की गिरावट हुई। हांगकांग का हिंग सेंग बिकवाली के दबाव में 1.5% लुढ़क गया। उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि हुई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो गोल्डमैन सैक्स ने कल आगाह किया है कि एवरग्रांडे संकट से चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर पर व्यापक पैमाने पर असर देखा जा सकता है। इसके अलावा जापान ने पिछले 4 महीने के दौरान पहली बार अपने आर्थिक नजरिए में कटौती की जानकारी दी। सरकार की ओर से अनुमान व्यक्त किया गया है कि 17 महीने के दौरान पहली बार उत्पादन में कमी आने के आसार हैं तथा 4 महीने में पहली बार निजी खपत घट सकती है। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो ट्रेवल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में आज तेजी देखने को मिल रही है। अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का FTSE 100 0.5% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 1.1% की बढ़त थी। उधर जर्मनी का डेक्स 0.6% ऊपर कारोबार कर रहा था। इस बीच जर्मनी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार DIW इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि अनुमान में कटौती करते हुए 2.1% दर हासिल होने की संभावना जताई है। सप्लाई चेन बाधा और कच्चे माल की कमी से पूर्व घोषित 3.2% वृद्धि दर को घटा दिया गया है। On Wall Street, key indices ended higher yesterday on mildly positive factory data and higher oil prices, although concerns over a slowing economic recovery and higher corporate taxes kept the sentiment subdued. The energy sector climbed 3.1%. The Dow Jones Industrial Average climbed 237 points or 0.7% to close at 34,814. The S&P 500 added 38 points or 0.9% to end at 4,481. And the Nasdaq Composite advanced 124 points. That's 15,162. We are joined by senior economist Dr. S.P. Sharma with us. Dr. Sharma, we welcome you to Market Mantra. Thank you. How do you see the Asian markets responding to China's property crisis? It is, in fact, spilling over across the region and has kept the sentiment quite depressed. Yes, very true, because every bad news is not good for any other country also, because there are interlinkages and integration of the world economy. So if something is happening in some country, that is also has implications for the other countries also. So this is a pessimistic development that I will impact the markets in the shorter period.
But in the medium to long term, I don't see any much impact on the growth trajectory of the economies in the Asian region, because this has to become new normal again in the coming times. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जनधन, आधार और मोबाइल तीनों ने देश के लोगों के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत जैसे देश में ये व्यापक बदलाव लाने वाले साबित हुए हैं। श्रीमती सीतारामन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औरंगाबाद में राष्ट्रीय बैंक परिषद के एक दिन के मंथन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि देश एक विशेष प्रारूप में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो भविष्यवादी था, और इसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के दर्शन को छुआ है। जनधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये योजना बिना किसी भेदभाव के दूर दराज के उन सभी लोगों तक पहुंची जो बैंक जाने से हिचकिचाते थे। हम डॉक्टर शर्मा समझना चाहेंगे कि ये तीन माध्यम आधार, मोबाइल और वित्तीय समावेशन के लिए किस रूप में सहायक साबित हुए हैं। जनधन, आधार और मोबाइल यानी तीन कह लें कि ऐसे कदम सरकार के जिससे बड़े स्तर पर बदलाव दिखा है। देखिए, ये बहुत ही डेवलपमेंटल कदम रहे हैं सरकार के, जिन्होंने जो एक इकोनॉमी है, जो न्यू इकोनॉमी है, उसको एक अच्छी गति दी है। क्योंकि पहले थोड़ा सा स्लो डाउन रहता था, थोड़ा ट्रांजैक्शंस में जिस तरीके से काफी टाइम कंज्यूमिंग होती थी, लेकिन मोबाइल के साथ जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका कनेक्टिविटी होने से काफी जो सुविधाएं हो गई है, मतलब ये आम लोगों तक पहुंच गया है। पहले जो उसके ऊपर काफी समय व्यर्थ करना पड़ता था, तो अभी वही जो ट्रांजैक्शन है बहुत जल्द हो जाती है। तो ये एक फाइनेंशियल सेगमेंट में और ओवरऑल जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें एक न्यू रेवोल्यूशन है, जो आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको और ज्यादा गति देगा। क्योंकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उनके आधार पे, जैसे हमने देखा कि पीछे के कुछ क्वार्टर्स में हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत हाई लेवल पे इंक्रीज हुई हैं। ये ट्रांजैक्शंस हमारी अब यूएसए जो मोस्ट एडवांस कंट्री है और चाइना जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उससे भी ज्यादा हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हमारी कंट्री में हो रही है। और ये इन्हीं डेवलपमेंट का एक नतीजा है कि जो मोबाइल से रिलेटेड जो ऐप्स बने हैं और जो कनेक्टिविटी हुई है और जो फाइनेंशियल सिस्टम को और सरल किया गया है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ये सब आने वाले टाइम में हमारा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन जो एक लक्ष्य है उसकी तरफ भी हमें आगे ले जाने की चेष्टा रखते हैं। Moving on, the Cabinet had yesterday approved government guarantee of up to 30,600 crore rupees to back security receipts to be issued by National Asset Reconstruction Company, NARCL, said Finance Minister Nirmala Sitharaman in an address on the Bad Bank today. In the last budget, FM Sitharaman had announced the proposal comprising of an asset reconstruction company and an asset management company to consolidate and take over the stressed debt of Indian banks. State-run Canara Bank will be the lead sponsor of NARCL with a 12% stake, while public sector banks will together hold 51% of NARCL. Under the proposed model, NARCL will acquire the assets. The India Debt Management set up under the dual structure will manage them and raise institutional funding through alternate investment funds. Dr. Sharma, we would like you to explain briefly government unveiling Bad Bank roadmap through NARCL. So what is NARCL briefly for the benefit of our listeners, and how it is going to help the bank? Yes, I believe this is again a step forward to push the growth trajectory of the country and to reduce the stress of the banking sector. NARCL, National Asset Reconstruction Company, or a bad bank, I believe is a bank that buys the bad loans of other lenders and financial institutions to help clear their balance sheet. The bad bank then resolves these bad assets over a period of time
when the banks are freed from the NPA burden, they can take a more positive look at the new loans to enhance their banking operations. So now the government has approved a guarantee of rupees 31,600 crore for next 5 years to the bad bank, NARCL, which is highly appreciable, I believe, and it would result in faster resolution of the non-performing assets in the country. And I believe this will unclog the capital locked in the form of bad assets and can be further leveraged for the lending and the spending on other priority areas. So I believe this is the overall push to the banking sector's operations to push them in the higher trajectory and reduce the stress of the banking sector so that they are able to disburse more and more and more liberalized to for the disbursal of loans. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 3 वर्ष की अवधि में ड्रोन के विनिर्माण पर 50 अरब रुपए के निवेश का अनुमान है। श्री सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इससे 9 अरब रुपए का सकल कारोबार होगा और 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। The country's economy is expected to grow at 6.7% in 2022, even though its growth will be faster in 2021, the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, has said today. In its Trade and Development Report 2021, the UN agency said India's economy is expected to grow 7.2% in 2021, but the growth will slow down to 6.7% in 2022. Dr. Sharma, your quick view on what UNCTAD has just said about the growth of 7.2% in 2021. संक्षेप में. Yes, this is, I believe, a rational estimate because economies throughout the world are again impacted by the coronavirus in 2021 with the second wave, and now moving forward as cases are reducing in so many countries and decelerating. So that's why the growth figures are becoming more prominent and more promising. And India is one of the fastest moving economy, and the growth at this juncture, I believe, is the fastest in emerging, developing and advanced economies. Okay. Global Brent crude oil traded above $75 a barrel today, supported by a big drop in U.S. crude inventories and surging European natural gas prices. So the Brent crude oil futures shed 15 cents to trade at $75.31 a barrel. U.S. crude futures fell 18 cents to $72.43 a barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 491 रुपए घटकर 45,735 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 724 रुपए फिसलकर 61,541 रुपए प्रति किलो रह गई। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you, Dr. Sharma, for being with us. And before we close, the headlines once again. At the stock market, Sensex climbs 418 points and Nifty adds 110 points to an all-time historical high. Rupee weakens 3 paise against the dollar. Union Cabinet approves government guarantee of up to 30,600 crore rupees to back security receipts issued by National Asset Reconstruction Company. And UNCTAD expects country's economy to grow at 6.7% in 2022. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.